अगर कोई रोड साइड में कोई कोलैप्स हो जाए तो उसको भी सीपीआर देना जरूरी है? पता चले आप विक्टिम को रोड के बीचों बीच देख रहे हैं, किसी कार वाले ने आके आपको ही हिट कर दिया। अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो पानी पिलाना चाहिए, इवन ये भी बोलते हैं कि उसको मिर्ची देनी चाहिए। तो जब व्यक्ति का कार्डियक अरेस्ट हुआ यानी कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो हमारा ब्रेन 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है। मूवीज एंड ऑल में भी ये चीज दिखाई जाती है कि जैसे ही व्यक्ति बेहोश हुआ, फटाक से एक जना पानी लेने जाता है। एक कंडीशन पैदा होती है एस्पिरेशनल न्यूमोनिया, वो और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो आजकल देखा जा रहा है जिम करते करते कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो चुका है, तो उसका क्या रीजन है सर? जो उनका हार्ट है उसकी कैपेसिटी पहले से कम है। क्या बिना ट्रेनिंग के अगर कोई सीपीआर देता है तो वो डेंजरस हो सकता है एक पेशेंट्स के लिए? एनाटॉमिकल पोजीशन सही नहीं होगी आपके हाथों की तो व्यक्ति सीपीआर देते वक्त रिब्स को तोड़ देते हैं। कोई लोग बोलते होंगे कि यार क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से, बिना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के आप ये चीज कर रहे हो। हर 4-5 प्रोग्राम के बाद एक यार दोस्त का कॉल आ ही जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। कि कार के अंदर भी सीपीआर का पूरा सब साजो सामान है, जहाँ 10 लोग देखते हैं आप वहाँ ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। मेरे एक अंकल थे, उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि समय पर यदि सीपीआर मिल जाता इनकी जान को बचाया जा सकता था। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान है डॉक्टर राकेश जोशी, जो एक सीपीआर एक्सपर्ट है और अभी तक डॉक्टर राकेश ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कैसे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सीपीआर की मदद से किसी की जान बचाई जा सकती है। क्या आम आदमी सीपीआर दे सकता है? सीपीआर देते टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये सारे सवाल आज हम जानने वाले हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर राकेश जोशी से। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो सर आज के टाइम में सोशल मीडिया पे सीपीआर बड़ा ट्रेंडिंग में है, तो आखिर ये सीपीआर होता क्या है? देखिए सर, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके। कार्डियो का मतलब होता है हमारा हार्ट, पल्मो का मतलब होता है हमारे लंग्स, एंड जो वर्ड है रिससिटेशन, इसका मीन होता है जो हमारे हार्ट और लंग्स काम करना बंद हो गए हैं, इनको फिर से रीस्टार्ट करने की जो टेक्निक है उसे हम रिससिटेशन कहते हैं। सो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके। तो सर मैंने 2 टर्म सुनी है, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा कार्डियक अरेस्ट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक के ऊपर। हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें से कोई एक आध चैम्बर फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से हार्ट बंद नहीं हुआ है, हार्ट का कोई एक चैम्बर काम नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और ऐसी स्थिति जिसमें हार्ट का पर्टिकुलर कोई चैम्बर फेल हुआ है तो वहाँ व्यक्ति कंप्लेन करेगा, जैसे कि चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, दर्द जो है लेफ़्ट साइड स्टार्ट हुआ और रेडिएट करते हुए आपके लेफ़्ट आर्म में गया, जबड़े में गया, शोल्डर में गया, या समटाइम पीछे लेफ़्ट साइड बैक में भी जाता है। ओके। तो अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो रही है या हमारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ऐसी कंप्लेन कर रहा है तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको नज़दीकी अस्पताल जाना है जहां ईसीजी की सुविधा हो। तो ईसीजी करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि हो सकता है ये हार्ट अटैक है। दूसरा था आपका कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर हार्ट पूरा का पूरा सडनली बंद हो जाएगा। ओके। यहाँ चारों के चारों चैम्बर एकदम से बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, विदाउट एनी प्रायर सिम्टम्स, सडनली कोलैप्स हो जाएगा। ओके। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कंप्लेन नहीं करेगा, देखते ही देखते 2-3 सेकंड के अंदर अंदर व्यक्ति सडनली कोलैप्स होकर गिर जाएगा, यानी कि बेहोश हो जाएगा। ओके। तो यह स्थिति कहलाती है आपकी कार्डियक अरेस्ट। बट जब ये ऐसी सिचुएशन आती है तो जो कहते हैं गोल्डन आवर्स, तो वो कैसे काम करते हैं? या फिर अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए? देखिए, जो आपने वर्ड यूज़ किया सर, गोल्डन आवर्स, सो यहाँ गोल्डन आवर्स नहीं, अपने को गोल्डन मिनट मिलते हैं ओनली, क्योंकि जो हमारी साइंस है वो ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो 5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा रह सकता है। ओके। तो जब व्यक्ति का कार्डियक अरेस्ट हुआ यानी कि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, तो हार्ट ने जब पंप करना बंद किया तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमारा ब्रेन 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है। सो इसलिए कहा जाता है कि सीपीआर देने का जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो 2 से 3 मिनट होते हैं। ओके। जैसे ही आपके सामने कोई व्यक्ति कोलैप्स होकर गिर गया तो आपको 2-3 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर स्टार्ट कर देना है। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। अगर सीपीआर के मेथड की बात करें तो किन किन मेथड से सीपीआर किसी को दिया जा सकता है? देखिए सर, सीपीआर का एक ही मेथड है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सीपीआर कैसे दें अपन।
तो सबसे फर्स्ट तो सीपीआर देने के लिए कार्डियक अरेस्ट होना ज़रूरी है। ओके। सो सीपीआर देने से पहले मैं बात करूँगा कि अपन पहचाने कैसे हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीपीआर देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सीपीआर किसको देना है। ओके। सो यदि व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होगा तो आपको 3 चीज़ें वहाँ पे देखनी है। पहली चीज़ व्यक्ति का रेस्पॉन्स देखना है ना। रेस्पॉन्स देखने के लिए उसके शोल्डर के ऊपर ज़ोर से मारना है और ज़ोर से चिल्लाना है कि हेलो भाई साहब आप ठीक हैं, हे आर यू ओके, इस टाइप से। ओके। अगर व्यक्ति रेस्पॉन्स कर रहा है मतलब कार्डियक अरेस्ट नहीं है उसको। ओके। ओके। सो सीपीआर देने के लिए सबसे पहली कंडीशन व्यक्ति का बेहोश होना। दूसरी चीज़ होती है सर कैरोटिड पल्स देखना। कैरोटिड पल्स वैसे डॉक्टर और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है, उन्हें देखना आता है। अगर कोई लेमैन है तो उसे कैरोटिड पल्स देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके। और तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। सो एक लेमैन को 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ रेस्पॉन्स देखना और दूसरी चीज़ कि वो सांस ले रहा या नहीं ले रहा है। अगर रेस्पॉन्स नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, तो आपको सीपीआर देना है। ओके। अब बात करें हम सीपीआर कैसे देना है, तो सबसे फर्स्ट तो सर व्यक्ति को फ्लैट पोजीशन में लेटाना है। ओके। उसके बाद जो व्यक्ति का चेस्ट है उसको एक्सपोज करना है और एक्सपोज करने के बाद जो सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड बिटवीन द निपल्स, ओके। वहाँ पे आपको अपने जो भी डोमिनेंट हैंड है जिससे आप खाना खा रहे हैं या यूँ कह सकते हैं कि जिससे आप अच्छा प्रेशर लगा सकते हैं, उस डोमिनेंट हैंड की जो ये हील है, इस हील को जो हमने एनाटॉमिकल पोजीशन बताई सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल्स, वहाँ पे प्लेस करना है। ओके। देन अपने आप को 90 डिग्री विक्टिम के ऊपर अपवर्ड करना है और आपको ज़ोर से कंप्रेशन लगाना है। ओके। जो कंप्रेशन है वो अगर एक जवान व्यक्ति है, एक एडल्ट व्यक्ति है, तो सर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डेप्थ में होना ही चाहिए। ओके। लेकिन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ आपको नहीं जाना है। और अगर रेट की बात करें अपन कि 1 मिनट में कितने कंप्रेशन हमें डिलीवर्ड करने हैं, तो वो होंगे सर एटलीस्ट 100 कंप्रेशन आपको देने हैं 1 मिनट में, लेकिन 120 कंप्रेशन से ज़्यादा आपको नहीं देने हैं। यानी कि 1 सेकेंड में 2 कंप्रेशन आपको। तो क्या ज़्यादा कंप्रेशन से नुकसान होता है कुछ? जी हाँ, ज़्यादा कंप्रेशन से आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर रिकॉइल नहीं हो पाएगा, उसमें नया ब्लड रिफ़िल नहीं हो पाएगा। सो आपको यही निर्धारित जो डेप्थ है और जो रेट है वही रखनी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जैसे ही आपने 30 कंप्रेशन दिए उसके बाद आपको 2 टाइम ब्रीथ देनी है। ओके। अब सर अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्रीथ किसे देनी है और किसे नहीं देनी है। सो अभी रिसेंट जो AHA की गाइडलाइन है उसके तहत सर माउथ टू माउथ ब्रीथ सिर्फ आपके घर के सदस्यों को देनी है। ओके। अगर कोई अननोन व्यक्ति है तो उसे आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ कंप्रेशन के ऊपर फोकस करना है। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा, कंप्रेशन जो है वो सर पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, ओके। तभी वो सीपीआर इफेक्टिव हो जितना जल्दी जितना फास्ट दोगे उतना इफेक्टिव। पुश हार्ड पुश फास्ट, ये हमेशा माइंड में रखना है कि सीपीआर देते वक्त एनाटॉमिकल पोजीशन सही होनी चाहिए और दूसरा पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। तो क्या सीपीआर सिर्फ मेडिकल टीम या फिर डॉक्टर्स ही दे सकते हैं या फिर एक आम नागरिक भी वो दे सकता है? और देखिए सर, ऐसा नहीं है कि सीपीआर सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, हमारी पूरी ऑडियंस दे सकती है। ओके। एंड सीपीआर देने के लिए बस ज़रूरी है आपको सीपीआर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ओके। और नॉलेज के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लिटरेचर्स मिल जाएंगे, है ना। सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, या आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करके सीपीआर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जब सर डेंजर साइन की बात करते हैं तो क्या बिना ट्रेनिंग के अगर कोई सीपीआर देता है तो वो डेंजरस हो सकता है एक पेशेंट्स के लिए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने कि बिना ट्रेनिंग के यदि कोई सीपीआर दे तो वो उस विक्टिम के लिए डेंजर हो सकता है या नहीं हो सकता। सर फर्स्ट मैं आपको क्लियर करूं कि जो विक्टिम आपके सामने है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसे यदि सीपीआर नहीं मिलेगा तो वैसे ही उसकी 2-3 मिनट बाद मृत्यु हो जाएगी। ओके। तो डेंजर तो वैसे ही वो डेंजर जोन में है। सही है। और फिर अगर आपने सीपीआर गलत तरीके से दिया तो सर अक्सर क्या होता है कि सीपीआर देते वक्त जो हमने पोजीशन की बात कही थी, वो अगर एनाटॉमिकल पोजीशन सही नहीं होगी आपके हाथों की तो व्यक्ति सीपीआर देते वक्त रिब्स को तोड़ देते हैं। ओके। तो अगर किसी विक्टिम की आपने रिब्स को फ्रैक्चर कर दिया तो रिब्स फ्रैक्चर होकर सर आपके हार्ट में जा सकती है, लंग्स में जा सकती है। तो यूँ कह सकते हैं कि अनट्रेंड व्यक्ति डेंजर हो सकता है सीपीआर देना।
तो उसके लिए बेस्ट यही है कि हर व्यक्ति को सीपीआर आना चाहिए, ताकि जो विक्टिम है उसके लिए डेंजरस कंडीशन पैदा ना हो। ओके तो सीपीआर देने के बाद जो सेकंड स्टेप होने वाला है, क्या पेशेंट नॉर्मल हो जाता है या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है? देखिए सर, ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकते कि जिसको भी हम सीपीआर देंगे सारे व्यक्ति नॉर्मल होंगे। ओके सीपीआर एकमात्र फर्स्ट एड है। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सीपीआर हॉस्पिटल के बाहर ही है। मैं हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी हूँ, वहाँ किसी व्यक्ति को अगर कार्डिक अरेस्ट हुआ है तो हमारे पास वहाँ पर भी देने को सीपीआर ही है फर्स्ट एड। ओके सो हॉस्पिटल के बाहर है तो भी सीपीआर है, अंदर है तो भी सीपीआर है। अब आपका सवाल ये था कि सीपीआर देना है, उसके बाद अगर व्यक्ति सर्वाइव होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं ले जाना है? जी बिल्कुल ले जाना है। ऐसा नहीं है कि हमने सीपीआर दिया, व्यक्ति बच गया तो अब उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम पे जा सकता है, ऐसा नहीं है। सीपीआर आपने दिया, वो व्यक्ति रिवाइव हुआ, हो सकता है अगली कुछ देर बाद वो वापस कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसको, तो आपको इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल ले जाना है। और सीपीआर इनिशिएट करने से पहले मैं तो इतना कहूँगा कि आपको एम्बुलेंस को भी कॉल करना है। ओके क्योंकि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सीपीआर दे रहे हो, कई बार मूवी में दिखाते हैं 2, 4, 10 कंप्रेशन दिए और व्यक्ति जिंदा हो गया, तो इतना जल्दी जिंदा नहीं होता है, समय लगता है। रील और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है। बहुत अंतर है सर, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है और वास्तविकता में सर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक हम लोग सीपीआर देते हैं, उसके बाद व्यक्ति पुनः जिंदा होता है। आप सर अपना कोई केस बताना चाहेंगे? आपको भी लगा कि ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन था, उसके बाद से अगर पेशेंट को आपने रिकवर किया है, ऐसा कोई किस्सा अगर सुनाना चाहेंगे? सर ऐसे बहुत किस्से हैं सर। पिछले 17 साल से इस प्रोफेशन में हूँ मैं, और कई लोगों को सीपीआर दिए हैं, कई लोगों की जान बची भी है, तो कई लोगों को अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बचा पाए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अपन अगर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सही है। लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक अगर सीपीआर सही दिया जाए और सही समय पर दिया जाए तो व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। सही है। आपकी इस जर्नी में कुछ ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ कि यार उस मोमेंट के बाद एक प्राउड वाली या एक फील आई कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मेरे लिए वो काफ़ी सही है? देखिए सर, अभी तक लगभग 2-2.5 लाख लोगों को मैं निःशुल्क सीपीआर सिखा चुका हूँ। ओके और लगभग मेरे पास 100 से ज़्यादा रिकॉर्डेड कॉल और जो लोगों ने मुझे वापस रिपोर्ट किया कि सर आपसे सीपीआर सीखा हमने और हमने लोगों की जान बचाई है। तो लगभग 100 लोगों के कॉल या पर्सनल मिलने पर उन लोगों ने बताया। तो ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मैं पिछले इतने सालों से लोगों को सीपीआर सिखा रहा हूँ। तो मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर किसी के घर का दीपक जल रहा है तो वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट। क्या बात है। आपको लगता है क्या गवर्नमेंट को भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कॉलेजेस और स्कूल्स में सीपीआर की जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी, क्योंकि ये एक ऐसे सिचुएशन में है जहां हर टाइम कोई मेडिकल डिपार्टमेंट या कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इस एक स्टेप से किसी की जान बच सकती है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, हम लोग ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं और इवन गवर्नमेंट को भी रिटर्न में लिखकर भेजा है कि बच्चों के स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर सीपीआर को ऐड किया जाना चाहिए। सर डॉक्टर और नर्सेज पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में हर एक जगह पे मौजूद हो, है ना। यहाँ की ऑडियंस वैसे ही ज़्यादा है और इतना ज़्यादा मैन पावर नहीं है कि गवर्नमेंट सब जगह डॉक्टर और नर्सेज को बिठाएं। तो सीपीआर हमें ही आना चाहिए, घर के हर एक सदस्य को आना चाहिए। शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हैं तो वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनको आना चाहिए, इवन जब पब्लिक आई है उसको भी आना चाहिए, क्योंकि हर जगह डॉक्टर नर्सेज पॉसिबल नहीं है सर। सही। सो अच्छा, ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं है कि 2-3 मिनट में हम व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएं। सही है। ऐसा संभव नहीं है। तो सीपीआर देने के लिए आपको खुद को ही सीखना होगा। गवर्नमेंट कोशिश कर ले और हम ना सीखें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक मुहिम है, एक हमें खुद को इनिशिएट करना होगा कि हमें सीपीआर सीखना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। दरअसल पर आपको खुद को काम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होगी। मतलब आज मुझे सीपीआर आता है तो एटलीस्ट मेरी फैमिली सिक्योर है कि किसी को कुछ होता है तो मैं उसे सीपीआर दे सकता हूँ। मेरे सराउंडिंग्स काम करने वाले लोग सिक्योर है कि उन्हें आ सकता है। तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मेरे जो सराउंडिंग्स है, चाहे वो मेरे फैमिली है, चाहे मेरे पड़ोसी है, चाहे मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें सीपीआर आना चाहिए। हमने सुना है आपके कार के अंदर भी सीपीआर का पूरा सब साजो सामान है, जहाँ 10 लोग देखते हैं आप वहाँ ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, इसके पीछे का क्या? सर देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसे सीपीआर ना आए। ओके। मतलब मुझे पता चले कि यार
व्यक्ति एक्स को कार्डियक अरेस्ट हो गया लेकिन कोई सीपीआर नहीं दे पाया, तो मैं चाहता हूँ मेरे सराउंडिंग जितने लोग हैं उन सबको सीपीआर आए और कार्डियक अरेस्ट की वजह से अकाल मृत्यु से कोई भी ना मरे, उसे हम सीपीआर दे के तुरंत बचा लें। तो यही कारण है कि मैं अपने साथ हमेशा मेरी सीपीआर की मैनिकिन रखता हूँ। जहाँ भी 2, 4, 10 लोग मिलते हैं मैं उन्हें सीपीआर सिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर सर ये माइंडसेट या ये थॉट प्रोसेस हर इंसान का हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बीमारी है या फिर ये जो इशू है वो कहीं पे कोई फेस करेगा। बिल्कुल सर, अगर हम सब लोग जैसे मैंने ये मुहिम छेड़ी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है, अच्छे फॉलोअर्स है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करें कि सीपीआर सीखें। ज़रूर सर। और उन्हें अगर सिखाने वाला कोई नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कर। शुरुआत मैं पहले खुद से करूंगा और उसके बाद मैं आगे से आगे जानना तक। सर आज ही आप इस मंच के आज तो शूट के बाद पूरी ट्रेनिंग मैं और मेरी टीम लेने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा पूरा सहयोग है सर आपको सिखाने के लिए। धन्यवाद। अगर मुझे सीपीआर ट्रेनिंग सीखना है तो कितना टाइम लगेगा कि जब मैं एकदम परफेक्टली वो चीज़ सीख पाऊंगा? और सर देखिए, हम आपको 5 मिनट में सीपीआर देना सिखा दूँगा। ओके, सही है। तो उसकी मेरे को रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी या फिर ये चीज़? सर देखिए, प्रैक्टिस करने से आप में परफेक्शन आएगा। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में सीखे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए, हम आपको सीपीआर सिखा देंगे। लेकिन आप चाहे कि हम एक अच्छे डॉक्टर की तरह पोस्ट हार्ड, पोस्ट फास्ट या हाई क्वालिटी सीपीआर दूँ, तो उसके लिए सर आपको थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होगी। और एक चीज़ सर मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने बात की सीपीआर प्रैक्टिस की, तो सीपीआर प्रैक्टिस किसी जिंदे व्यक्ति के ऊपर नहीं करनी है सर। अक्सर हम जब स्कूल्स के अंदर सेशन लेने जाते हैं तो बच्चे होते हैं, फनी मोड में तो ना, तो बच्चे जब हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है वहाँ, तो वो अपने साथी को लेटा के उस पर सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सीपीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में, यानी कि जब व्यक्ति बेहोश है और उसकी सांस नहीं चल रही है, तो ही देना है। तो अगर कोई रोड साइड में कोई कोलैप्स हो जाए तो उसको भी सीपीआर देना ज़रूरी है? सर देखिए, अगर कोई रोड साइड व्यक्ति कोलैप्स हुआ है तो सबसे पहला तो सर आता है सीन सेफ्टी। हमारा ये मानना है कि सर सबसे पहले आप खुद सुरक्षित होइए। ओके। जैसे कि मान लीजिए रोड के बीचों बीच कोई एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसको बताने से पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा कि कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है। ओके। है ना, रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, पानी में डूब जाने की वजह से हो सकता है, लाइट के करंट की वजह से शॉक में जा सकता है। ओके। इसके अलावा कोई हाइट से गिरा है तो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, या कोई नेचुरल तरीके से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके। तो बात जब रोड के बीचों बीच की है, तो रोड एक्सीडेंट के परिणाम की वजह से यदि किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो सर सबसे पहला आपको सीन सेफ्टी देखनी है। ओके। सीन सेफ्टी के अंदर सर अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो 2 लोगों को रोड के इस साइड खड़ा कीजिए, 2 को इधर कीजिए और आप विक्टिम को अटेंड करिए। जो 2 लोग इधर उधर आपने खड़े किए हैं उनका काम है ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। पता चले आप विक्टिम को रोड के बीचों बीच देख रहे हैं, किसी कार वाले ने आके आपको ही हिट कर दिया, तो ये ज़रूरी है। या आप कम लोग हैं तो विक्टिम को पकड़कर रोड के किनारे ले जाइए और वहाँ जाकर आपकी जो भी सीपीआर देना है, नहीं देना है, एनालिसिस करना है, वो सब रोड के किनारे करें आप। ओके। सर आपने इतने जगह इसकी ट्रेनिंग दी है, तो कोई गांव में भी आप गए इसकी ट्रेनिंग के लिए, और अगर गए हैं तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा है लोगों का? बिल्कुल सर, गांव में भी हम लोग जाते हैं अक्सर। एक लैंग्वेज बैरियर होता है ना गांव में कि हिंदी या इंग्लिश ज़्यादा तरीके से नहीं समझते, लोकल लैंग्वेज पे कनेक्ट कर पाते चीज़ें, तो उसमें सर ऐसी स्थिति में मैं मारवाड़ी में सिखा देता हूँ लोगों को। ओके। है ना, तो क्योंकि अगर आपको सिखाना है तो आपको ऑडियंस की नज़र से देखना होगा, कनेक्ट कर पाए वो। ना कोई इंग्लिश बोलने वाला है तो वहाँ हम इंग्लिश में सिखाएंगे, हिंदी वाला है तो हिंदी में, और कोई मारवाड़ी है बिल्कुल गांव का व्यक्ति है तो वहाँ हम मारवाड़ी में भी सिखाते हैं। क्योंकि सीखना सबका अधिकार है और सबको हक है सीखने का, और सभी को अपने घर वालों को सेव करने का भी अधिकार है, तो उन्हें हम मारवाड़ी के अंदर भी सिखाते हैं। सर इतना टाइम हो गया आपको इसकी ट्रेनिंग देते हुए, लाखों से ज़्यादा आपने सेशन किए, तो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी होता है ना, कोई लोग बोलते होंगे कि यार क्या कर रहे हो आप इतने टाइम से, बिना किसी लोभ लालच के, बिना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के आप ये चीज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है या फिर आप उन्हें कैसे टेकल करते हैं? सर बहुत सारे यार दोस्त मुझे कहते हैं यार क्यों ऐसे टाइम बर्बाद कर रहा है, पैसे दू किसी से लेता नहीं है, गाड़ी का फ्यूल भी तेरा जलता है। तो
क्यों कर रहा है ये सब, ऐसा अक्सर मतलब हर 4-5 प्रोग्राम के बाद एक यार दोस्त का कॉल आ ही जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो सर सबसे अच्छा तो मुझे सुकून मिलता है, और लाइफ में आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको सुकून मिले, जिसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले। अब बात करें कि मैंने ये क्यों शुरू किया, तो मेरे एक अंकल थे, उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई थी। ओके। तो उस दिन फील हुआ मुझे कि जब मैं उसे MGH हॉस्पिटल लेके गया और डॉक्टर ने बोला कि समय पर यदि CPR मिल जाता तो इनकी जान को बचाया जा सकता था। तो उसी दिन से मैंने CPR क्या होता है उसके बारे में सर्च करना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CPR और उससे रिलेवेंट कोर्स करवाता है, तो मैंने वो किया। फिर मैं उसका ट्रेनर बना। ओके। और ट्रेनर बनने के साथ ही कम्युनिटी में लोगों को पिछले सर 8 साल से मैं CPR लोगों को एक्टिव तरीके से सिखा रहा हूँ। क्या बात है सर। इस जर्नी में आपका अगर कोई बैकबोन हो या फिर फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपको फुल्ली सपोर्ट किया है, उनके बारे में कुछ बताना चाहे तो? सर बैकबोन तो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो वैसे मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन वाइफ़ का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि कई बार वाइफ़ के साथ बाहर जाने का प्लान है कि आज इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ जाना है, लेकिन सडनली कोई कॉल आता है कि वहाँ 200 लोग हैं और उनको CPR की ट्रेनिंग देनी है। तो घर पे बस इतना ही बताना होता है कि मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे CPR सेशन लेने जाना है। तो वाइफ़ का हमेशा से सपोर्ट रहा है, कभी ऐसा नहीं बोला कि क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने बोला ठीक है CPR सेशन है तो आप जाइए। सर काफ़ी सारे मिथ्स भी चलते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो पानी पिलाना चाहिए, इवन ये भी बोलते हैं कि उसको मिर्ची देनी चाहिए। तो क्या सच में इसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट है या फिर ऐसे ही ये मिथ चल रहा है? सर देखिए, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें व्यक्ति होश में नहीं है या आधा होश में है, मतलब बैकी बातें कर रहा है या पूरी तरह से बेहोश है, तो हमारी ओर से कुछ भी खिलाना पिलाना रिकमेंडेड नहीं है। उसे ना तो पानी देना है, ना मिर्ची देना है, ना कोई अदर थिंग देना, कुछ भी नहीं देना है। ओके। तो सर पानी नहीं देने, मिर्ची का समझ में आता है, बट पानी क्यों नहीं देते? क्योंकि नॉर्मली कहते हैं कुछ बेहोश हो गया जिसको पानी पिलाओ, सबसे पहले पानी के छींटे देते हैं, तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए सर, जो आपका सवाल है वो मैं रियल लाइफ से भी कोरिलेट कर पा रहा हूँ, एंड बहुत सारे मूवीज़ एंड ऑल में भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि जैसे ही व्यक्ति बेहोश हुआ फटाक से एक जना पानी लेने जाता है। तो ऐसा नहीं करना। उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हम बेहोश होते हैं या आधे बेहोश में होते हैं तो उस कंडीशन को कॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस, ओके। एंड तीसरा आता है अनकॉन्शियस। 3 स्टेज हो गई। सो कॉन्शियस में आप सब कुछ दे सकते हैं, सेमी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में आपको कुछ भी नहीं देना है। उसके पीछे का रीज़न है कि जैसे ही आपने पानी का कुछ सिप उसके माउथ में रखा तो व्यक्ति होश में नहीं है या बेहोश है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करेगा, उस पानी को एस्पिरेट कर जाएगा। एस्पिरेट का मतलब कि वो पानी स्टोमक में ना जाकर लंग्स में चला, सांस नली में जाके फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। यस, सांस नली में होते हुए फेफड़ों में चला जाएगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है एस्पिरेशनल न्यूमोनिया। वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो आजकल देखा जा रहा है जिम करते करते कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो चुका है, तो उसका क्या रीज़न है सर? और सर देखिए, अक्सर देखा गया है कि जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के दौरान बहुत से युवाओं को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण सर ये है कि उन लोगों को या तो पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि उनका हो सकता है लिपिड प्रोफाइल आउट ऑफ द रेंज है ना। तो ऐसी स्थिति में जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का डिमांड और ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो उनका हार्ट है उसकी कैपेसिटी पहले से कम है, या फिर ब्लड के अंदर कहीं ना कहीं जो आर्टरीज है वहाँ पे ब्लॉकेज है। ओके। तो इस दौरान जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है और उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? और सर इसको बचने के लिए सर सबसे पहला तो है सर आप नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं, है ना। सो नियमित रूप से जो जांच है वो सर जो हमारी एज के युवा है उन लोगों को कम से कम 6 महीने में एक बार अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर कोई ब्लड वैल्यू पहले से गड़बड़ है तो हम उसे ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसके रिलेवेंट जो भी मेडिसिन है उसको हम लोग स्टार्ट करें। ओके। सो सर आपका सवाल था कि जिम के दौरान एक्सरसाइज करने के दौरान जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए।
तो सर बचने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओनली जिम करने वाले लोगों के लिए, ये सबके लिए आंसर है कि हमें कार्डियक अरेस्ट ना हो या हम हेल्दी रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे फर्स्ट तो एक्सरसाइज, दूसरा सर आपकी हेल्दी डाइट। अपनी डेली लाइफ में सर हम लोग बहुत सा जंक फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, इन सब को हम अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इन्हें हम जितना हो सके अवॉइड करें ताकि हम हेल्दी रह सकें। एक्सरसाइज आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि 6-8 महीने में एक बार आप अपना बॉडी चेकअप करवाएं, जिसमें कोई भी लैब वैल्यू यदि गड़बड़ है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसका अपन टाइमली ट्रीटमेंट लें, या फिर उससे बचने के लिए जो भी हमारी हेल्दी हैबिट्स है उन्हें हम फॉर्मेशन करें। ओके। तो सर अभी आपने डाइट का बताया, तो सर कोई ऐसा डाइट प्लान है जिसको फॉलो करके आप 100% हार्ट अटैक का जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म कर सकते हैं? सर 100% जो है ना, ये सिर्फ एक आइडियल है। ओके ना, 100% जीवन में कुछ भी नहीं होता है। अपन 70-80% तक इसको रोक सकते हैं डाइट मॉडिफिकेशन करके। अब डाइट प्लान की यदि बात करें हम लोग, तो जो नहीं खाना है बस वो ध्यान रख लीजिए। बाकी जो हमारे दादी नानी और जो घर का शुद्ध सात्विक खाना है आप खाइए, उससे कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। ओके। बस आपको ध्यान रखना है जंक फूड नहीं खाए, जो प्रिजर्वेटिव चीज़ें हैं वो नहीं खाएं। बाहर का बहुत ज़्यादा जैसे कि सैचुरेटेड ऑयल है ना, या फैट है, इसमें बनी हुई चीज़ों को आप जितना हो सके अवॉइड करें। ओके। और बाकी लाइफ में एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। अपने लिए ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट ज़रूर दें जिसमें आप एक्सरसाइज करें, तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी कुछ जाना मैंने और मेरी ऑडियंस ने सीपीआर के बारे में, और उम्मीद है हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं अपनी ऑडियंस से ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब से सीखना चाहें या फिर कोई सेशन ज्वाइन करना चाहें तो सीपीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, और सबसे पहले मैं सर से सीखने वाला हूँ। तो चलिए सर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सर लेकिन जाने से पहले मैं आपकी ऑडियंस को 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जी सर। पहली चीज़ कि आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट में है ना, मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव है उनसे कॉन्टैक्ट करिए और उन्हें सीपीआर सिखाइए। ओके। अगर कोई नहीं सीखता है तो नंबर डिलीट कर दीजिए। क्या मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ कि आपके सराउंडिंग सबको सीपीआर आना चाहिए। ओके। और दूसरा सर जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, पर ये आग जलनी चाहिए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस पॉडकास्ट को आपने अंत तक देखा उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस से सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सीपीआर की ट्रेनिंग लें, क्योंकि इस एक चीज़ की वजह से आप किसी की जान बचा सकते हैं। फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट और नए सवाल के साथ। थैंक यू सो मच।